हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। समाधान सीरीज के तहत हम लोग जो बात कर रहे थे करंट इनसाइट में, तो आज के सीरीज में हम लोग बात करेंगे 16 से 31 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो आने वाले 70 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अन्य भी एग्जाम जो इसके साथ आयोजित किए जाएंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तौर पर देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज डिस्कशन टॉपिक क्या है जिसमें यह शामिल किया गया आज के सीरीज को। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए, 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता का आयोजन भारत और ब्राजील के बीच पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से पहली बार हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले 2+2 वार्ता अन्य देशों के साथ भारत करता रहा है और वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही देखेंगे टॉपिक में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो 2023 और 24 से संदर्भित है, तो उसके संदर्भ में हम परिचर्चा करेंगे। इथेनॉल ये 100 यह क्या है, नया इनिशिएटिव क्या है, नए तरीके से कैसे यह जो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, इससे संबंधित चीजों को हमारे एग्जाम ओरिएंट बना सकता है। इन सारे तथ्यों की जांच करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई थी, आप सभी लोग जानते हैं। तो यह आदर्श आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों की परीक्षा करते हुए इससे संबंधित चीजों को देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो यह नवीन प्रौद्योगिकी कैसे आने वाले चीजों को डेवलप कर रहा है, इन सारे संदर्भों को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उन्नति 2024 क्या है, उससे संबंधित पक्ष एग्जाम और इन चीजों को देखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे पांडुला गुट्टा और रामगढ़ क्रेटर भू विरासत स्थलों में के रूप में नामित किया गया है। तो यह भू विरासत स्थल क्या होता है, यह संबंधित जो आपको देख रहे हैं दो महत्वपूर्ण पक्ष, उसमें इसकी क्या इनिशिएटिव देखी जा सकती है जो परीक्षा के तौर पर आपके एग्जाम हॉल में दिख सकता है। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे DIANA कार्यक्रम क्या है, इससे संबंधित चीजों को हम पड़ताल करते हुए चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू जो इंटरेक्शन है, जिसे सखी हम लोग बोल रहे हैं, तो यह क्या नया इनिशिएटिव लिया गया है, यह महत्वपूर्ण आपके डिस्कशन टॉपिक में आज शामिल किया गया है। और भी चीजों को एग्जाम ओरिएंट बनाया जा सकता है, परंतु इतना कम से कम जरूर करके जाने की आवश्यकता है आपको 16 से 31 मार्च के न्यूज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते, एक एक न्यूज को अच्छे तरीके से देखेंगे, इसके कोर पॉइंट को भी देखेंगे। तो UTI इसको जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, जो भी दिए गए ऑप्शन आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज में है भारत और ब्राजील में पहली 2+2 विदेशी और मंत्री स्तरीय वार्ता है। देखिए क्या होता है, यह महत्वपूर्ण रूप से दो देशों के बीच क्या है, दो देशों के बीच बायलेटरल बातें होती है। किस स्तर का, मंत्री स्तरीय। इसके बाद जब क्या होगा, शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। तो यह प्राथमिक वार्तालाप केंद्र के तौर पर यह आयोजित की जाती है, जिससे हम क्या करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में अपना सहयोग की बात करेंगे। आपको प्रौद्योगिकी, जो भी हमारा प्रौद्योगिकी है उसके संदर्भ में बात करेंगे। भू राजनीति के संदर्भ में बात करते हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करेंगे। उसके बाद नया इनिशिएटिव जो उड़ के आगे सामने आया, जिसमें आतंकवाद सुरक्षा जैसे मुद्दों को हम क्या करते हैं, बात पर चर्चा करते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले अगर हम बात करें 2+2 वार्ता किसके साथ भारत आयोजित करता था, जैसे पहले USA, उसके बाद जापान याद रखना है, जापान, फिर उसके बाद आपको रूस याद रखनी है, रूस के साथ आयोजित किया जाता रहा, फिर एक लास्ट याद रखना ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार देखते हैं इस तरह से कि भारत इससे पहले 2+2 वार्ता करके इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी देशों के तौर पर भी देखते हैं, जहां पर हमारा संबंध बेहतर होता है। यह सारे रणनीति को आपको समझने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करने का अर्थ है दोनों देशों के बीच हम रणनीतिक रूप से क्या होंगे, रणनीतिक रूप से वार्ताओं को अंजाम देंगे, ताकि हम आने वाले समय में विभिन्न मंचों पर जैसे हम G20 की बात कर ले, फिर UN की बात कर ले, यूनाइटेड नेशन उसकी बात कर ले, G7 की बात कर ले, या इस प्रकार से और भी मंच जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंच होते हैं, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, उस पर हम अपनी साझा रणनीति को वहां पर क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और अपने हितों के संदर्भ में अपने बातों को रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए 2+2 वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर पूछा जा सकता है। यह पहली वार्ता हो रही तो और भी इसके लिए एग्जाम ओरिएंट हो जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, पहली अगर राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही होगी, तो और आपको क्षेत्रीय स्तर की बात हो, अर्थात राज्य स्तर की हम बात कर ले, राज्य स्तर की बात कर ले, तो यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको जरूर आपको कवर करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहली जो वार्ता है वो क्या है, 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में क्रिटिकल खनिज क्या होता है, जो किसी देश के संसाधनों में उस प्रकार की महत्ता रखती है जिससे उसकी स्थिति, उस देश की स्थिति अन्य देशों की तुलना में स्पेशल हो जाती है। जैसे हम अगर किसी प्रकार यूरेनियम मिल जाता है, किसी प्रकार ऐसा खनिज जो बहुत ही क्रिटिकल माइनिंग जिसकी हो रही है किसी देश में, जहां से उपलब्धता अन्य देशों में कम है, तो इस ऐसे खनिजों का हम बात कर रहे हैं। इस देश के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा, आतंकवाद रोधी का मुख्य सहयोग के बढ़ाने का चर्चा इस मंच के माध्यम से की जा रही है। जहां पर ध्यान रखना है इसके संदर्भ में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ताएं दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों, यहाँ मंत्रियों के बैठक के तौर पर देखी जाती है। इसमें परस्पर हितों की मुद्दों की चर्चा की जाती है। अगर हम इससे पहले की बात कर ले तो आप लोगों को अभी मैंने जस्ट इंट्रो में बताया कि यह यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ आपको यह पहले भी किया जा चुका है। इन सब चीजों को याद रखना, रूस भी याद रखना, रूस के साथ भी आयोजित किया जाता रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना। अगर हम बात कर ले इसके संदर्भ भारत और ब्राजील द्विपक्षीय संबंध की बात कर ले तो रणनीतिक संबंध दोनों देशों 2006 से रणनीतिक साझेदार के तौर पर कार्य कर रहा है। भारत और ब्राजील के संदर्भ में लगातार बात हो रही है, लगातार 2006 से दोनों परस्पर हित। वो आप बात कर ले, हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर लें, साउथ की बात कर ले उसके मुद्दे के संदर्भ में, और ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी बता रखा। G20 के मुद्दे पे बात कर ले या G7 के मुद्दे पर बात कर ले, यूएन में बात कर ले, सभी जगह आपको रणनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभर कर सामने आई है। जहां पर परस्पर संबंधों, हम ब्रिक्स की बात कर ले, ब्रिक्स भी आपको एक मंच देखता है, ब्रिक्स भी एक मंच के तौर पर अपना उपयोग इसका रहता है। तो इसके संदर्भ में आपको याद रखना है। अगर हम मंचों के सहयोग की बात कर ले तो इस बार एक याद रखना है, हाल ही में आपको इसका आपको ब्रिक्स सम्मेलन, इस्पा सम्मेलन हुए हैं, तो ये सब सारी चीजों को आगे वाले क्लासों में कवर करेंगे। तो इन मंचों पर सहयोग की रणनीति की बात की जा रही है इसके संदर्भ में, इन सब चीजों को याद रखना। इस्पा की बात कर ले, इस्पा क्या है, 6 जून 2003 को ब्राजीलिया घोषणा या ब्राजील घोषणा जिसे कहते हैं, उसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के समूह के तौर पर विदेश मंत्रियों की बैठक 26 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। तो सितंबर के माह में हम जब आएंगे इस बार पर विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार के मंचों के तौर पर जो सहयोग की रणनीति अपनाई जा रही है, यह महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर उभरा है। अगर G4 ब्राजील, जिसमें हम ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की बात करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह आप लोग मेंस के टॉपिक में लगातार देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें अस्थायी सीटों के लिए परस्पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। सभी देश एक दूसरे के साथ समर्थन कर हम जो 5 सदस्य अस्थायी सदस्य वर्तमान में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वर्तमान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 5 सदस्य कौन है। तो इसके अतिरिक्त 5 जो यह सदस्य G4 और यह शामिल, और लगातार सभी देश इसका सहयोग समर्थन कर रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इन सब चीजों के तहत द्विपक्षीय वार्ताएं को हम ध्यान में रखते हैं। अगर हम ब्राजील की बात कर ले तो ब्राजील ने भारत के साथ मार्कोसुर जो है आपको साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित करने में मदद किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मार्कोसुर क्या है, तो क्षेत्रीय अफ्रीकी कंट्रियों का क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है, जहां पर इस भारत को महत्ता दिया जा रहा है। अगर हम व्यापार के संदर्भ में बात करें तो जुलाई 2024 तक के आंकड़े की बात करें तो आपको कितना मिलियन यहाँ निर्यात किया गया। भारत ने ब्राजील से लगभग $575 मिलियन का निर्यात किया है और 378 मिलियन का आयात किया है। तो यह आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक आपको संतुलन, व्यापार संतुलन देखने को मिल रहा है। कितना, $197 मिलियन का। तो भारत के पक्ष में बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता है। उसी तरह और भी आंकड़े दिए गए जो आपको कम से कम आंकड़ों को याद रखना है कि अगर आपसे कोटेशन में पूछ सकता है, कथन कारण में पूछ सकता है, तो यहाँ से चीजों को कवर कर सके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। इनके संदर्भ में भारत अंतरिक्ष में सहयोग करता रहा। ब्राजील का अमरजोनिया
फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था ब्राजील उपग्रह था, तो इसे 2021 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार हम सूचना प्रौद्योगिकी सभी जगह इसका सहयोग भारत और ब्राजील के बीच करते रहे, तो इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बेसिक चीजों को भी आप अच्छे से देखिएगा। अगर सुरक्षा की बात करें, 2020 में संयुक्त वक्तव्य कार्य योजना पर हस्ताक्षर दोनों देशों के द्वारा किया गया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में यह संयुक्त वक्तव्य दिया जाएगा, जिस पर हम अपने रणनीतिक स्ट्रेटजी के तौर पर दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब इसके संदर्भ में देखने का है कि भारत जो रूस और भारत के बीच पहली बार 2+2 वार्ता, ध्यान रखिए मंत्री स्तरीय वार्ता 6 दिसंबर 2021 को आयोजित नई दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न आप, क्योंकि भी देखिए यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के साथ भारत के सहयोग की स्थिति अभी देखने को आप लोग को मिल रही होगी। भारत लगातार युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन के साथ चीजों को ले रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 2+2 वार्ता से अगर प्रश्न पूछता है तो रूस के संदर्भ में कुछ चीजों को पूछ सकता है, तो इसे भी जरूर याद रखना है आप लोग को। अगर हम बात करें पहली भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता की बात कर ले तो 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दूसरी वार्ता 20 नवंबर 2023 को और नई दिल्ली में, और तीसरी वार्ता ध्यान रखना 2025 में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से कुछ चीजों को जो फैक्ट है उसे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। देखिए 2022 के सूचकांक जारी की गई है, जिसमें हम लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संदर्भ में, अब यहाँ पर 2023 और 24 को शामिल किया गया मानव विकास रिपोर्ट को। तो यहाँ पर चीजों को समझने की आवश्यकता है कि मानव विकास जो रिपोर्ट है 2023-24 में शामिल किया गया यूएनडीपी का जो रिपोर्ट होता है, इसमें समझने की आपकी आवश्यकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, तो आपको इन जो वेरी डार्क ग्रीन दिया हुआ है, आपको यहाँ देखना है कि इन राष्ट्रों में आपको वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट का क्षेत्र देखने को मिला। हाई डेवलपमेंट का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं रूस जैसे, या यूरोप के कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्री आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ कुछ मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है उसको याद रखना है आपको साथ ही साथ इस क्षेत्र के देशों का नाम याद रखना। मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जिसमें इंडिया शामिल होता है, इस तरीके से कुछ चीजों को ध्यान में रखना मैप के माध्यम से, और वर्ल्ड मैप आपको याद होनी चाहिए। लगातार हम बात करते हैं। अगर हम इसके शीर्षक की बात की तो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमर्जिंग कोऑपरेशन इन ए पॉपुलाइज वर्ल्ड शीर्षक के नाम से इसका क्या हुआ, जारी किया गया था इस शीर्षक के रिपोर्ट को। तो इस शीर्षक को जरूर याद रखिएगा, अपने यहाँ से प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमर्जिंग कोऑपरेशन इन द पोलराइज्ड वर्ल्ड, जिसके माध्यम से चीजों को आंकड़े के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। अगर लैंगिक असमानता की हम बात करें तो ध्यान रखने से पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, डेनमार्क को। तो डेनमार्क याद रखना, दूसरा आपको नॉर्वे और तीसरा स्विट्जरलैंड है। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। अगर सूचकांक में कितने देश शामिल थे ये याद रखना है, तो 193 देश याद रखना, जिसमें भारत कितना था, 108 भारत का रैंक था, तो यह याद रखना है। साथ ही साथ चीजों को सूचकांक के तौर पर भारत का स्कोर क्या था, तो याद रखना 4.37 स्कोर रहा था, जिसके आधार पर इसे मिडिल आपको मध्यम वाले सूची सूचकांक में रागी किया गया। अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 में आपको यह भारत का कितना रैंक था, तो 191 देशों में कितना रैंक था, याद रखना 122वां याद रखना है, ठीक है। 191 देशों में 22वां, इस वर्ष 108 है। तो कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ध्यान में रखना, सरकार की योजनाओं को, यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आपको यह योजनाएं मेंस वाले टॉपिक में काम देगा। तो मेंस जब आएगा तो इससे संबंधित चीजों को अच्छे से कवर करना। फिलहाल पीटी फैक्ट चीजों को हम लोग देखेंगे। अगर हम बात कर ले इसी में जो फैक्ट आपको दिया गया इसे आराम से देखिएगा, जिसमें बात की जा रही है 193 देशों में भारत का रैंक 108 स्थान पर, लैंगिक असमानता सूचकांक आपको 0.437 है, और 2021 में 191 देशों में 122वां स्थान रखता है भारत। इसे जरूर याद रखनी है। साथ ही साथ याद रखना है किसकी, भूटान की बात कर ले, पड़ोसी देशों की, तो भूटान की बात कर ले 80, श्रीलंका 90, मालदीव 76, जैसे भारत पड़ोसी बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ पर लैंगिक असमानता का अर्थ यह नहीं समझना है कि भारत के संदर्भ में, देखिए भारत प्रतिशत के आधार पर महिला भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो अच्छी स्थिति में, बहुत से देशों से अच्छी स्थिति में, पर यहाँ पर जनसंख्या वितरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंख्या वितरण के आधार पर चीजों को समझने की आवश्यकता है, प्रबंधन की आवश्यकता है, प्रबंधन के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर
यहाँ समस्या का जड़ यहाँ पर देखी जाती है, जिसके आधार पर इन पड़ोसी देशों के बनिस्पत में भारत की रैंकिंग आपको 108 दिख रही है, पर लगातार भारत सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर बात करें विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण के जो मापदंड है उसमें मापदंड में भारत सर्वश्रेष्ठ रैंक 65 लाता है, इस 108 टोटल वाले में ला रहा है, जिसमें लैंगिक असमानता सूचकांक बात होती है। उसके विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ भारत का किस में आया है, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो भारत लगातार महिलाओं को अवसर दे रहा है, जिसके आधार पर सशक्तिकरण हो रहा है राजनीति में उनका। आर्थिक भागीदारी अवसर में 142वां स्थान, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 142वां स्थान, शैक्षणिक उपलब्धि में 112 स्थान। ये याद रखना है, कम से कम इन सब चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके साथ, इथेनॉल 100। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकते हैं अगर एग्जाम बेहतर तरीके से चीजों को कवर करने का प्रयास करेगा तो। ध्यान रखिएगा, यह पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसके द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, तमिलनाडु की चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों में एथेनॉल क्या किया गया, 100 लॉन्च किया गया। यह क्या करेगा, यह ध्यान रखिएगा, जो भारत ने 2025 और 26 तक जो लक्ष्य निर्धारित किए थे 20% इथेनॉल याद रखिए, इथेनॉल मिश्रण करने के लिए अपने पेट्रोल में, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, यह जो जलवायु परिवर्तन में के मुद्दे हैं, परिवर्तन के जो मुद्दे हैं, प्रदूषण एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, तो इसके समाधान के लिए एक विकल्प के तौर पर इसे यूज किया जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ पर जरूर याद रखना है, जो 25-26 का 20% इथेनॉल मिश्रण E20 जिसे कहते हैं, आयात निर्भरता को कम करने, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने दृष्टिकोण से अनुरूप हो, क्योंकि आपको पता होगा इथेनॉल किससे बनाया, कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। इस तरीके से चीजों को याद रखना। कुछ चीजें जैसे मैप में हम देखते हैं, इथेनॉल 2 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल की बात होगी, और एक आपको याद रखना सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में क्या आता है, गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार, जिसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल टैंक और व्हीकल में उपयोग करते हैं। तो यह याद रखना, फर्स्ट चुकंदर, गन्ना, चुकंदर, आलू, ज्वार, जिसे फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल के तौर पर जानते हैं। अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें याद रखना चावल, गेहूं, भुट्टा जो होगा, मक्का जिसे कहते हैं, बांस से आपको फॉर्मेटेशन करके पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और आपको उपयोग के लिए, गाड़ियों के लिए उपयोग के लिए हम इसके कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या होता है इथेनॉल। तो ये चीजें को याद रखना। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना फ्लैक्स फ्यूल के प्रकार क्या होते हैं। तो इस फ्लैक्स फ्यूल अगर बात करें इथेनॉल, आपको इथेनॉल के संदर्भ में, तो आपको E5, E10, E20 और E85 के संदर्भ में। अगर हम बात करें फ्लैक्स फ्यूल अर्थात क्या आप कर रहे हैं, पेट्रोल की मात्रा के आधार पर हम आकलन करते हैं, जिसमें पेट्रोल अगर 100% है, सॉरी, जो ईंधन जो हमारा ईंधन है उसमें 95% पेट्रोल होगा, 5% इथेनॉल होगा, तो जिसे हम फ्लैक्स फ्यूल कहते हैं। अगर जिसमें 90% आपको पेट्रोल है और 10% इथेनॉल है तो उसे फ्लैक्स फ्यूल कहेंगे। और ये आपको जिसमें 80% पेट्रोल और 20% आपको यह है आपको इथेनॉल, तो उसे फ्लैक्स फ्यूल कहेंगे। तो इसे याद रखना है, E20 फ्लैक्स फ्यूल। इसी तरह से मात्रा के आधार पर इसे बोलते हैं। अगर जिसमें हम इथेनॉल की मात्रा ही बढ़ा दे 85% और 15% पेट्रोल कर दे, उसे E85 फ्लैक्स फ्यूल कहेंगे। तो इसे याद रखना है, आपको मात्रा के आधार पर पूछ सकता है, तो यह मात्रा क्या है। तो आपको यह मात्रा जो 5%, 10%, 20% देख रहे हैं, आपको यह इथेनॉल है, इथेनॉल का मिश्रण इसे हम कहते हैं। तो इसे याद रखना, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम, तो ध्यान रखना है जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी है सरकार के द्वारा, वो कैसे रहती है। अगर हम बात करें 2006 से लगातार सरकार काम करे, 2006 से अगर बात कर ले, 2006 से लेकर 2023 तक हम लगातार बातों को करते। E20 की बात हो रही, जो 25-26 तक की बात कर रहा है ना, 20% मिलाएंगे। तो इस आंकड़ों को हम समझने का प्रयास करें। उससे पहले इथेनॉल 100 क्या है इसे समझ लेते हैं। यह गैसोलीन का एक स्वच्छ और हरित विकल्प उपलब्ध कराता है। साथ ही क्या है, यह 92 से लेकर 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट, फ्लेम को रंग प्रदान करने के लिए, और 1.5% सविलायक हायर सेचुरेटेड अल्कोहल मिश्रण के तौर पर देखा जाता है। 100 जो आपको इथेनॉल 100 की बात हो रही, तो यहाँ पर ध्यान रखें 100 जो इथेनॉल होगा वो कितना होगा, 92 से लेकर 94% इथेनॉल उस पेट्रोल ईंधन में होगा, गाड़ियों के ईंधन की बात, जिसमें
4 से 5% जो मोटर स्पिरिट के तौर पर उपयोग किया जाएगा और 1.5% सेचुरेटेड अल्कोहल के तौर पर मिश्रण होगा। यह मक्का, गन्ना और अन्य पौधों के सामग्री से नवीकरणीय स्रोत से उत्पादित ईंधन के तौर पर, जैव ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। अगर हम इसी तरीके से अन्य तथ्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बायोफ्यूल के लिए फ्रेमवर्क की बात करें, पॉलिसी जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई, 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ 9 राज्यों में प्रयोग किया जा रहा है। उसी में ध्यान रखना है कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 2006 में 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का उपयोग भारत का अनिवार्य किया गया था। 2006 में 8 में आते हैं तो 10% किया गया। उसी तरह 9 में आते हैं तो 20% किया गया फ्यूल यूज करने लक्ष्य 2017 तक हासिल करने का। 2012 में आते हैं 10% फ्यूल ब्लेंडिंग फ्यूल उपयोग करने का, जो मैंने चर्चा किया। E10 की बात हो रही थी। 2017 में 4.5% गाड़ियों में फ्यूल जो फ्लैक्स फ्यूल है उपयोग हासिल होने का लगा था। 2017 का 2018 की बात करें तो जो फीड स्टॉक है उसमें अनुवाद पॉलिसी जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 है उसके जारी की गई। इसके बाद 2019 में इसी तरीके से आंकड़े बदलते गए और ध्यान रखिए 2021 में E20 उपयोग के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक टारगेट सेट किया गया, जो 25-26 का भी मैं चर्चा किया, जिसमें E20 का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 2023 और 2024 में जो चीजें बदल कर आएंगी उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल इतनी चीजों को जरूर याद रखना है जैव ईंधन 100 के बारे में। तो इस तरीके से चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं जरूर आप उसे कवर करके जाइए ताकि चीजों को कवर करें। और महत्व की बात करें तो बहुत देखिए, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में आपको महत्वपूर्ण उत्सर्जन करता है कौन? इथेनॉल फ्यूल काफी कम मात्रा में। तो जो हम गाड़ियों से भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, इस तरीके से हम इसे कम कर पाएंगे। साथ ही साथ वेल टू व्हील जो आधार पर उत्सर्जन लगभग 63% कम हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें और भी हमारे लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर प्रयास किया जा सकता है। तीसरा, वेल टू व्हील उत्सर्जन में ईंधन उत्पादन की बात करते हैं, प्रसंस्करण की बात करते हैं, वितरण और उपयोग तक साइकिलिंग, पूरी साइकिलिंग सभी की तरीके से उत्सर्जन में शामिल किया जाता है। इस तरीके से चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। साथ ही इसके हाई ऑक्टेशन रेटिंग इसे और भी उच्च स्तर पर प्रधान इंजन उपयोग बनाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त बात करें तो यह हाई ऑक्टेन रेटिंग के उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों के लिए उपयुक्त होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हम दक्षता पावर क्षेत्र में आउटपुट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो हमारे लिए और भी तकनीकी तरीके से हम और भी बेहतर क्रूड ऑयल आयात में कम निर्भरता कर पाएंगे, विदेशी मुद्रा हमारी बचत होगी। तो यह महत्व हो जाता है आपको इथेनॉल का प्रयोग करने से। तो ये सब चीजें आपको साथ में याद रखनी है। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे भी आप लोग कवर करके जाएंगे, जिसमें हम आदर्श आचार संहिता MCC की बात करते हैं, जिसमें लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो उससे पहले आपको चीजों को ध्यान में रखना, आचार संहिता लगा दिया जाता है, जिससे हम नई चीजों को डेवलप नहीं कर पाते या उसे हम लागू नहीं करवा पाते। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, कोई नई योजनाओं की बात होगी, या किस प्रकार से यह असर करता है, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो लोकसभा चुनाव जो आयोजित किए जाते हैं 19 अप्रैल से, आपको याद होगा, आपको 19 अप्रैल 1 जून तक आपको क्या होना, 2024 में आपको 7 चरणों में चुनाव हुए। और 4 जून को आपको याद होगा, 4 जून को क्या किया गया, घोषणा की गई थी परिणाम की। तो जिसके बाद नई सरकार फिर से बनी। तो आपको इस दौरान जब से घोषणा की जाती है और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या होता है, MCC लगा रहता है, जिसे हम आदर्श आचार संहिता कहते हैं। तो यह संदर्भ जो है इसे याद रखना है, जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट याद रखना है, जिसे MCC भी बोलते हैं, लागू किया गया। यह आपको याद रखना है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक 7 चरणों जो आयोजित किए गए लोकसभा चुनाव, वो आपको परिणाम घोषित होने तक 4 जून तक यह लागू रहेंगे। तो यह चीजें आपको याद रखना, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आदर्श आचार संहिता क्या होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे याद रखना है। क्या याद रखना है, यह क्या है, चुनाव के राजनीतिक दलों के लिए क्या होता है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। अब याद रखना, यह जो MCC है, यह चुनाव आयोग के द्वारा संचालित लागू नहीं की गई थी या किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं लाया गया था। यह क्या हुआ था कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा जो उस समय महत्वपूर्ण राजनीतिक दल थे, उसके द्वारा आपको एक स्वपत्र बनाया गया था, स्वपत्र, जिसमें कुछ लिस्टिंग की गई थी आचरण की बात की गई थी। आचरण एक्चुअली क्या है, कर्तव्य के संदर्भ में बात करता है, कर्तव्य के बारे में बात करता है, जिसे
प्रायोगिक तौर पर चुनाव आयोग ने इसका प्रयोग आचरण कर दिया, क्योंकि सभी दलों जो महत्वपूर्ण दल थे उसके द्वारा आम सहमति के आधार पर इसे डेवलप किया गया। तो ये लगातार क्या किया कि कर्तव्यों के साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को जन्म दिया, और यह लोकतंत्र का ही लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र का यह बेहतर उदाहरण है, जहां पर पार्टियां स्वयं अपने आप को क्या नियंत्रित करने के लिए आगे आई। तो यह चीजें बाद के दिनों में आपको और भी इसके सकारात्मक परिणाम लोकतंत्र को मजबूत करने में देखने को मिले। तो यह ध्यान आपको रखना, यह किसी चुनाव आयोग के द्वारा लागू की गई कोई योजना नहीं है, न ही किसी न्यायालय के द्वारा, न ही संविधान में यह व्याख्यित है कि इसके आधार पर हम एमसीसी लाएंगे। पर ध्यान रखना है, राजनीतिक दलों द्वारा जब इसे लागू कर दिया गया तो चुनाव आयोग, आपको आर्टिकल याद रखना, 324 के अनुरूप इसे निर्देशित करता है, जो आपको क्या करना है कि आपको आपको लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 उसके तहत निर्देशित किया जाने लगा। तो यह बाद के आचरण में लागू हुआ। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है इसके बैकग्राउंड में, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा कवर करना, जिसमें हम अनुच्छेद 324 की बात करते हैं, या संविधान के 324 के अनुरूप लागू की जाती है। और इसके साथ ही साथ याद रखना, निर्वाचन आयोग और संसद के राज्य विधान मंडलों के चुनाव की निगरानी के लिए शक्ति देता है 324। उसकी संदर्भ में चुनाव आयोग क्या करता है, इसे एमसीसी को लागू करवाता है, जो आपको जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 के प्रावधानों के तहत इसे और भी बेहतर बनाता है। तो ध्यान रखना है, इसके चुनाव आयोग की घोषणा होने की तिथि से लेकर परिणाम के घोषित होने की तिथि तक यह लागू की जाती है। इसके साथ ही साथ चीजों को याद है, इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया गया था। ध्यान रखिए, किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया गया था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से प्रश्न में पूछ सकता है, क्या आदर्श आचार संहिता विधि द्वारा अविसारित है? तो बिल्कुल यह विधि द्वारा अविसारित नहीं, संवैधानिक अविसारित है। तो यह भी संविधान द्वारा लागू नहीं किया गया। यह आचरण राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं पत्र के माध्यम से लागू किया गया, जो बाद में चलन में आ गया। जैसे हम क्या करते हैं, आपको धार्मिक आचरण की बात करते हैं ना, हमारे कल कालांतर से धार्मिक आचरण चल रहे हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई टीका लगाता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई क्या करता है, कोई गले में दुपट्टा रखता है, हर अपने अपने धार्मिक स्तर पर वो आचरण, यह क्या है, यह किसी भी रूप में यह प्रेशराइज नहीं है किसी कानून के माध्यम से या किसी अन्य विधि के माध्यम से, यह धार्मिक आचरण का भाग आता है। ऐसे ही यह एमसीसी एक आचरण, राजनीतिक आचरण, चुनाव में राजनीतिक आचरण के तौर पर आया, जो कर्तव्य के रूप में प्रदर्शित होता है। इसे याद रखना। इसके कुछ प्रावधान लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते, ऐसी बातें आपको सामने आई थी, इसे याद रखना। मॉडल ऑफ कंडक्ट की हम बात कर ले तो इसके में कुछ बातों को याद रखना। जैसे क्या याद रखना है कि प्रतिबंधित गतिविधियां क्या होती है जब लागू हो जाता है, या तो क्या क्या गतिविधियां लागू होता है। तो उम्मीदवार क्या करेगा, वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकता है। कोई भी वित्तीय अनुदान कि हम लागू नहीं करें, इसकी घोषणा नहीं करें। इसके अलावा सरकार की नई परियोजना शुरू नहीं कर सकती, जो वर्तमान में सरकार है उसकी बात हो रही है, नई परियोजनाओं को लागू नहीं कर सकता है। तो इस संदर्भ में आप चीजें देखती होंगी। साथ ही साथ अवसंरचना विकास, जैसे सड़क में जैसे प्राधिकारों का और कोई वादा नहीं किया जा सकता, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, बड़े बड़े सड़क की योजनाओं को। रीजन उसके पीछे, इससे क्या होगा, सरकार जो वर्तमान में सरकार है वो सरकारी तंत्रों का प्रयोग ना कर ले, जिससे जनता क्या हो, लुभावने जो मुद्दे हैं उसमें आकर वर्तमान सरकार को ही सारे वोट दे दे। तो इस तरीके फिर आपको चुनाव नहीं हो पाएगा। जिसके पास कुछ संसाधन नहीं है घोषणाओं के लिए, वो क्या कर सकता है, वो इसके लिए पिछड़ जाएगा। जिसके पास मान लीजिए ए पार्टी और बी पार्टी, ये ए पार्टी सरकार में है, तो सरकार के जो जितने प्रतिनिधि खड़ा किए जाएंगे वो क्या होगा, जीत दर्ज करेगा, इसको अवसर उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसी भी अवसरना, बड़े बड़े अवसरनाओं का से जुड़े मुद्दे को ये घोषणा नहीं कर सकता, वादा नहीं कर सकता। इसके बाद यह जरूर कर सकता है, ध्यान रखें, हम सरकार में आएंगे तो यह करेंगे। आप सुनते होंगे सरकार में आएंगे तो हम यह योजना देंगे, बहुत सी योजना, महिलाओं को हम यह सुरक्षा देंगे। यह संकल्प पत्र अर्थात जो घोषणा पत्र होता है पार्टियों का, उसमें वो घोषणा करता है कि सरकार हमारी बनेगी तो इन योजनाओं पर हम काम करेंगे, अमुक योजनाओं के आधार पर। तो यह इससे जोड़ के मत देखने की आवश्यकता है। इसमें वित्तीय अनुदान की बात हुई और संरचना विकास, जो वर्तमान सरकार या इस प्रकार से जो सरकार काम करे वो आपको क्या करेगा, इस प्रकार से चीजों को लागू नहीं करा सकता है कि हम अभी 1 लाख करोड़ देते हैं और अभी से कार्य आरंभ हो जाएगा। मान लीजिए सड़क बनाना है ABC गांव में, तो इस सड़क योजना यहाँ पर चुनाव हो रहा है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर यह घोषणा करके अभी शिलान्यास नहीं कर सकता, इसे ध्यान रखना है। तो यह
चीजों को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्या है कि सार्वजनिक और जो सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम में किसी प्रकार के अस्थायी नियुक्तियां पर रोक लगा देती है, अर्थात नई नियुक्तियां नहीं हो सकती। अगर चुनाव से पहले घोषणा हो चुकी है नियुक्तियों के बारे में, सरकार नियुक्तियां निकाल चुकी, उसके एग्जाम आपको उसकी नियुक्तियां हो सकती है, पर एमसीसी लागू होने के बाद उसके बाद नई नियुक्तियां नहीं आएंगी, ताकि जो अन्य पार्टियां उसके साथ फेयरलेस फेयर आपको चुनाव कराया जा सके। इस तरीके से सरकार उसका लाभ नहीं ले सके। अगर मंत्री हम बात करें, मंत्री की बात करें, मंत्री उम्मीदवार विवेकाधीन निधि और अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते, तो इस तरीके से अनुदान मांग नहीं कर सकते, भुगतान नहीं कर, चुनाव प्रकार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों का उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता है। इन सब चीजों को याद रखना है। इस प्रकार के सरकारी प्रतिनिधियों को क्या किया जाता है, प्रतिबंध करा दिया जाता है। आप प्राइवेट निजी वाहन लेकर आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं, यह सब छूट होती है। पर उसके लिए सरकार को क्या होता है, चुनाव आयोग को उसके जो प्रतिनिधि होते हैं उस क्षेत्र में जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, उनको इसका ब्यौरा जरूर देना होता है। ये सब चीजें याद रखना है, यह प्रतिबंधित यह हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आदर्श चुनाव आचार संहिता में विकास क्रम और इलेक्शन कमीशन की भूमिका और भी बढ़ जाती है। और विकास क्रम अगर देखें हम, पहली बार 1960 में केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में एमसीसी को लागू की गई थी। अगर हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो केरल राज्य विधानसभाओं में 1960 में आपको लागू की गई थी। अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें 1974 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक जिला स्तरीय स्थायी समिति गठित के निर्देश दिया। इसके तहत जिला कलेक्टर एमसीसी के उल्लंघन की निगरानी करनी थी। तो यह भी याद रखा, जिला प्रमुख, जिलाधीश होता है, जिसे डीएम भी बहुत जगह कहते हैं, वो जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने में। तो इस तरीके से चीजों को देखना आपको। वर्ष 1979 की बात कर लें तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने, अनुमोदित लाभ प्राप्त रोकने की नया उपबंध शामिल किया था। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना। अगर हम 2013 में याद रखना है, 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन इंडिया चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया और इसके निर्णय के बाद आयोग इसे एमसीसी में शामिल किया। तो इस तरीके से चुनावी घोषणा पत्र को भी एमसीसी में शामिल कर ले। इस प्रकार कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती जो आपके लोकतांत्रिक मूल्यों का हस्तक्षेप करता, लोकतांत्रिक मूल्यों के एवज में लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये सब चीजें याद रखनी है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एमसीसी को अच्छे से करके जाना। अगर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, 6 सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इस तरीके से चीजों को याद रखना है। तो यह किस राज्य में, तो यह एमपी राज्य में ऐसे 6 स्थल की आपको क्या किया, सांस्कृतिक धरोहर स्थल को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह महत्वपूर्ण होगा जब इसे भारत के यूनेस्को के द्वारा जो सूची बनाई जाती है आपको, उसमें विरासत की सूची, तो उसमें शामिल करने का एक प्राथमिक सीढ़ी मानी जाती है। इसी तरीके से याद रखना है। 6 सांस्कृतिक स्थल जो यूनेस्को में अस्थायी सूची दी गई, उसमें विश्व धरोहर सूची जो बनाई जाती है, औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से पहले अस्थायी सूची बनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जब बिहार के कुछ अस्थायी सूची में शामिल किया गया था तो वहां प्रश्न दिया गया था, पूछा था आपसे कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल है, उसमें अस्थायी सूची का नाम दिया गया था। तो बहुत से बच्चों ने क्या किया था, इसी सूची को मान लिया था कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल, तो वहां ऑप्शन गलत थे, सभी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न पूछे तो उस पर अच्छे से कवर करना है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। यह सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों की विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, जो आपको हमारे सांस्कृतिक जीवन, हमारे आचरण के जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम 6 स्थलों की बात करें तो चंबल घाटी की शैल चित्रशला स्थल को शामिल किया गया, जो विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला पहाड़ी क्षेत्र में उत्कीर्ण शैल चित्रकला है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, इसे याद रखना है। चलिए दूसरा है कि भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर जो है एमपी में, वो भूमिजा शैली से निर्मित है। तो यहाँ से आपको भूमिजा नागर शैली का एक विकसित रूप है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको नागर शैली आपको याद रखनी चाहिए। इस शैली का विकास परमार वंश के दौरान हुआ। तो इस तरीके से याद रखना। इस आपको जो भूमिजा शैली की बात हो रही है, तो किस वंश के द्वारा, तो परमार वंश जो हुआ करता था उसके द्वारा यह
शैली को विकसित किया गया। तो इस तरीके से ग्वालियर का किला को भी शामिल किया गया इस अमूर्त सूची में। अगर बात करें इस किले का निर्माण राजा सूर्यसेन के द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी शताब्दी में पूरा किया गया था, जिसके अंदर आपको निर्मित संरचना मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहु मंदिर शामिल है। तो ग्वालियर का किला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक रूप से, रणनीतिक रूप से हमारा महत्वपूर्ण रहा था राजा सूर्यसेन के संदर्भ में 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो यह आपसे प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। नेक्स्ट के तौर पर याद रखना है आपको खूनी भंडारा बुरहानपुर जो एमपी में है, वहां से आपको इसको शामिल किया गया इस सूची में। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया था। तो यहाँ से याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है हिस्ट्री के पार्ट में जो इस साल होने वाले एग्जाम में। यहाँ से फारसी कनात प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो कनात प्रणाली क्या है, इसे भी याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में। भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर, इसे भोजपुर आपको क्या करना, भगवान शिव का मंदिर जो 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में निर्मित किया गया। तो 11वीं शताब्दी में राजा भोज के आपको भोजेश्वर मंदिर महादेव मंदिर है जो भोजपुर एमपी का क्षेत्र है, वहां पर राम मंडला का एक रामनगर गोंड स्मारक है, उसे भी आपको शामिल किया गया अमूर्त सूची में, एमपी के 6 अमूर्त सूचियों में। तो इसका याद रखना गोंड शासकों के द्वारा किया गया। यह मोती महल, राय भगत की कोठी, बेगम महल आदि शामिल है इस स्मारक मंडला में। तो इसे भी याद रखना है। क्लियर है। अब धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह, यह रॉक कट है, अर्थात एक रॉक था, बड़ा सा रॉक है, उसको काट कर बनाया गया स्थापत्य कला जो 51 एकात्मक बौद्ध गुफाएं जो 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी का हिंदू मंदिर परिसर धर्म राजेश्वर मंदिर शामिल है, इसमें आपको देखने को मिलता है स्थापत्य कला में। तो एक रॉक कट है, स्थल है जो आप जैसे आप ये देखते हैं अजंता की एलोरा की गुफाएं देखते हैं, उसी तरह यह भी धमनार का जो स्थापत्य कला समूह है वहां पर आपको रॉक कट मिला है। तो यहाँ से आपको स्थल अमूर्त स्थल में शामिल किया गया। इसे अच्छे से देख के जाना है, कवर करके जाना है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्टेनलेस स्टील जो क्षेत्र उसमें आपको स्थापित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसे याद रखना है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र के तौर पर हम बात कर लें तो जिंदल स्टेनलेस स्टील जो लिमिटेड है हिसार में वह स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि भारी उद्योगों को लेकर कार्बन मुक्त करने में मदद करता है। साथ ही साथ ऑफ ग्रीन जो हाइड्रोजन होगा पवन सौर ऊर्जा जल विद्युत से उत्पन्न हाइड्रोजन है, जिसका इस्तेमाल बिजली भंडारण में किया जाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है। स्टेनलेस स्टील जो है आपका उद्योग विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। इसी तरह लक्ष्य इसका क्या है, इस संयंत्र का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन का लगभग 2700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले 2 दशकों में लगभग 54,000 टन CO2 जो उत्सर्जन है उसको कम करना। इस तरीके से हम लक्ष्य जो बना रखे हैं COP21 जो COP का लक्ष्य है जिसमें हम पंच तत्व की बात करते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना। यहाँ से चीजें हम सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यह ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या है, तो यह आपको पवन सौर ऊर्जा और जल विद्युत से उत्पन्न हाइड्रोजन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे बिजली भंडारण के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ याद रखना है ग्रीन हाइड्रोजन भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में मदद कर सकती है। इस तरीके से आपको चीजों को याद रखनी है। साथ ही साथ बात करें तो भारत कच्चे स्टील में विश्व का दूसरा उत्पादक है। इस तरीके से यह फैक्ट याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। वर्ष 2023 में बात करें तो आपको 125.32 बिलियन टन जो मीट्रिक टन है कच्चे स्टील और 1.29 मीट्रिक टन परिष्कृत स्टील का उत्पादन किया गया, जो हमें दूसरा स्थान उत्पादक के तौर पर देता है। इसी तरह बात करें पारंपरिक स्टील का उत्पादन कोयले का बहुत अधिक निर्भर करता था, जो ग्रीन हाउस गैस जो होता है प्रमुख स्रोत होता है। इस तरीके से अगर हम बात करें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन होता है, तो CO2 याद रखना है, N2O याद रखना है, CH4 याद रखना है, जिसमें हम बात करते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ से प्रश्न लगातार आपसे पूछे जाते, इसे जरूर याद रखना। अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में तो याद रखना यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मानव जनित गैसों का एक समूह है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है, जो जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक भी मानी जाती है। जो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जल वाष्प, इस तरीके से याद रखना है जो आपको ग्रीन हाउस गैस के तौर पर इसे शामिल किया जाता है। यहाँ से प्रश्न लगातार प्रश्न पूछा गया। भारत और हम बात करें भारत के संदर्भ में
और वैश्विक संदर्भ में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अंकुश लगाने के लिए प्रमुख पहल कौन कौन सी की गई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना, पेरिस समझौता याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भी महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही भारतीय पहल की बात करें, भारत स्टेज 4 BS6 की बात करते हैं। इसकी इसी साथ साथ भारत स्टेज 6 BS6 की उत्सर्जन मापदंड को अपनाया है। पहले आपको 4 आया था, उसके बाद भारत स्टेज 6 लाया गया। इस तरीके भारत लगातार जो गाड़ियों में इंजन की बात होती है, प्रौद्योगिकी की बात होती है, उसके जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया, जिसे NAPCC कहते हैं, NPCC कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को लागू किया गया। भारत इरादा जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC तो आपको लागू किया गया। पंचामृत लक्ष्य जो 2021 में COP26 में जलवायु शिखर सम्मेलन में आपको लक्ष्य किया गया, जो 2070 तक कार्बन मुक्त की बात करता है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, ताकि आप ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में इस तरीके जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकारों के, वो भी याद करके जाएं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। देखिए ये सब चीजें हैं ना, आप लोग पहले भी पढ़ रखे होंगे, ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। बशर्ते क्या है, ये सब चीजों को एक बार रिकॉल जरूर करके जाना है। रिकॉल करके जाइएगा तो एग्जाम में पॉजिटिव माइंडसेट से बैठ पाइएगा। नहीं तो क्या होगा ना, आप उन सब चीजों को, एग्जाम और इन चीजों को छूट जाएगा आपके एग्जाम के तैयारी के दौरान, क्योंकि अभी पैनिक स्थिति होती है। आज मैंने स्टेटस में अपना डाला भी था, आप चीजों को देखे होंगे कि किस तरीके से बच्ची एक अपने सारे सिलेबस को कवर कर रही है। तो ये सब चीजों को याद रखना है, ठीक है ना, थोड़ा सा चीजों को देखना भी है। चलिए, उन्नति 2024 क्या है, इसे याद रखिए। या देखिए क्या है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा, जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य है, आप लोग देखते होंगे, जिसमें 7 स्टार की हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपको हमारा जो आसाम हो, आंध्र प्रदेश हो, आपको सिक्किम हो, नागालैंड, मिजोरम, इस प्रकार का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी का क्षेत्र, उसमें जो नई इनिशिएटिव सृजन के लिए, आपको रोजगार सृजन, औद्योगिक योजनाओं के लिए वो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है, जिसे उन्नति बोला गया है, उसके माध्यम से विकास की बात कर रही है। मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है, इसे याद रखना। जिसे उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना के नाम दीजिए, जिसे उन्नति बोला जा रहा है 2024, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर पूर्वी के राज्यों के उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए यह योजना को लागू की है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, आपको याद रखना। जो इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों का विकास करना। किन क्षेत्रों में? उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों, या पूरे देश के लिए नहीं, यह केवल उन राज्यों के लिए, 7 सिस्टर जो आपको नाम देखने को मिलता है, उसके लिए लागू किया गया है। तो इस तरीके से याद रखना। योजना अवधि क्या होगी? आपको योजना अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, प्रतिबद्ध की गई 31 मार्च 2034 तक। 9 मार्च 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक प्रभावी होगी। साथ ही ध्यान रखिएगा, जो 31 मार्च की देनदारियां जो आपको प्रभावी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 36 मार्च जो प्राथमिक जो लागू, टोटल आपको 2034 तक लागू है 8 वर्षों के लिए। ये सब चीजों को याद रखना है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, तो ध्यान रखना इनके राज्य के साथ हमारे जो विदेशी सीमा है उसमें कितने किलोमीटर की है, तो इससे भी याद रखना। मैं बार बार ये सब चीजों को बताता, हमारा चाइना के साथ कितना भूमि साझा होता है, 3488 किलोमीटर। हम चीन बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ किन राज्यों के साथ हमारी सीमा साझा हो रही है, उससे जरूर याद करके जाइएगा। जिसमें 4156 किलोमीटर, पाकिस्तान 33 की किलोमीटर साझा करता है। लद्दाख के साथ अफगानिस्तान हमारा 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल के साथ 1758 किलोमीटर होता है। इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर बहुत से हमारा जो कर्क रेखा, आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा मध्याह्न रेखा की बात होती है, इसे भी याद रखना है कि कर्क रेखा हमारा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, आपको इस तरीके से याद रखना है। मध्याह्न रेखा हमारा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इन राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हम बात करते हैं आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैपिंग अच्छे से करके जाने की आवश्यकता। मैप जो भी दिखता है, वहां से जो डाटा आपका संग्रह होता है, डाटा को संग्रह कीजिए। हमारा कोस्टल एरिया कौन कौन सा है, पूर्वी तट का कोस्टल एरिया कौन कौन सा, पश्चिमी स्थल कौन कौन सा है, कुल भूमि कितनी हमारी है, कुल भूमि कितनी कितनी है, और आपको जलीय आपको तटीय भूमि कितनी है, कुल सीमा हमारी कितनी है। सब फैक्ट आपको पहले से याद होने चाहिए एग्जाम से पहले। तो इसे जरूर याद रखिएगा, कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त हम बात करें, तो ध्यान रखिए उत्तर पूर्वी राज्यों संबंधी सरकारी पहल कौन कौन सी की गई, जिसमें हम
प्रधानमंत्री विकास पहल की योजना की बात करते हैं जो 2022-23 के लिए शुरू की गई थी। जो एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल है वो आपको लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से चीजें और भी बेहतर की गई। अगर बात करें उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना केंद्रीय बजट 22-23 में शुरू की गई, जो अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। पीएम डिवाइन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण का लक्ष्य आपको उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना, तो ताकि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट पोर्टल को लागू किया गया। आरसीएस उड़ान योजना, जिससे किफायती दरों पर उड़ान योजना, तो आप देख पाते होंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी को बढ़ाई गई, सेवाओं को बढ़ाई गई। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना लागू किया गया, जिसे NESIDS 100% क्षेत्रीय, जो केंद्रीय वित्त पोषण के साथ यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसे 22-23 के आप से लेकर 25-26 के लिए लगभग 81,039 करोड़ रुपये आपको क्या हुआ, नवीनीकृत अनुमोदित किया गया, परिव्यय किया प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उनके अवसंरचना का विकास को बेहतरी करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाए महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची में शामिल करता है। इस तरीके से चीजों को कवर करना। नेक्स्ट टॉपिक है जो पांडुउला गुट्टा, जो आपको कहाँ पर पाया जाता है, याद रखना है आपको। यह तेलंगाना में होगा। तेलंगाना में आपको यह क्षेत्र है। रामगढ़ क्रेटर आपको राजस्थान का है, तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। यह तेलंगाना है, याद रखना है तेलंगाना, और यह आपको राजस्थान है। तो यहाँ पर राजस्थान से आपको भू विरासत स्थल में शामिल किया। ऐसे इससे पहले भारत सरकार के द्वारा भू विरासत स्थल, उसमें बहुत से स्थलों को शामिल किया गया। वर्तमान में इसकी चर्चा जरूर आपको देख के जानी। पांडाउला गुटा, जो तेलंगाना के हिमालय पर्वत से पहले आपको ये प्राचीन भू वैज्ञानिक आकृति, जिसे आधिकारिक तौर पर तेलंगाना के एकमात्र भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है तेलंगाना का एकमात्र भू विरासत स्थल कौन सा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार 12 जिला है, उसमें रामगढ़ क्रेटर को भू विरासत स्थल के रूप में नामित किया, जो क्रेटर से निर्मित एक गड्ढा है। तो यहाँ भी याद रखना है आपको। अब भू विरासत स्थल या राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक क्या होता है, तो याद रखना उन साइटों को शामिल किया जो अपनी भू वैज्ञानिक विशेषताओं के फलस्वरूप क्या होता है, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा सौंदर्य के संबंध में महत्वपूर्ण होता है। इन चीजों को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इन सब चीजों को कवर करके जाना है। अगर हम बात करें अगर इस पांडुउला गुट्टा का, तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार का भू वैज्ञानिक आकृति है, जो तेलंगाना जयशंकर जो भूपाल पल्ली जिले में स्थित है, यहाँ पर आपको पाया गया है। इस तरीके से यह जो मैथोलिक काल के लगभग मैथोलिथिक काल, जो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से लेकर मध्यकालीन काल चट्टानी असुरों के निवास स्थल के तौर पर इसे समृद्ध माना गया, समृद्ध देखा गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, यह आकृति का एक लेख है जहाँ पर पूरा पाषाण काल के गुफा चित्र के तौर पर अगर आपसे प्रश्न पूछे तो पांडुउला गुट्टा क्या है, तो ये गुफा चित्र है जो प्रागैतिहासिक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है, जो पूरा पाषाण काल के संदर्भ में, मैथोलिथिक युग के संदर्भ में बातें कर रहा है। यहाँ से चीजों को कवर करना। गुफा चित्र में बाइसन, मिर्ग, बाघ, तेंदुए जैसे आपको वन जीवों के साथ साथ स्वास्तिक चिन्ह, वृत्त और वर्ग हथियार जैसे आकृति भी दर्शाए गए। ऐसे जूम करने के देखने के बाद ये सब चीजें भू वैज्ञानिकों के द्वारा दिखाई गई है, बताई गई है। तो इसे जरूर याद रखना, एक प्रकार से चीजों को देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें रामगढ़ क्रेटर की बात कर लें, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखिए रंगों के बारे में। हरे, लाल, पीले, सफेद रंगों का ज्यामितीय डिजाइन और छापे भी आपको देख रहे हैं। ज्यामितीय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं बहुत सा आकृति बनाया गया। तो इसमें प्रयोग किया गया कौन कौन से रंग, तो हरे, लाल, पीले और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से जो रंग आपको इसके भित्ति चित्र में उपयोग किए, गुफा चित्र में उपयोग किए गए, इसे याद रखना है। अब पांडुउला गुट्टा स्थलाकृति, इसे रॉक जो कंबाइनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाती है, जिसे भी याद रखना है। चलिए अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि रामगढ़ क्रेटर क्या, राजस्थान का एक क्रेटर उत्पत्ति लगभग 165 मिलियन वर्ष पूर्व एक उल्का प्रभाव के कारण जो 3 किलोमीटर व्यास का एक साथ क्रेटर आवश्यक परिस्थिति सुविधा, ये जो क्रेटर देख रहे हैं यह उल्का पिंड गिरने के बाद बना है। तो इसे याद रखना है। तो जो 165 मिलियन वर्ष पूर्व यह घटना हुई थी। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रामगढ़ संरक्षण रिजर्व के लिए यह मान्यता प्राप्त रामगढ़ क्रेटर इसकी अद्वितीय परिस्थिति और सांस्कृतिक विरासत के लिए संरक्षित करता है। तो इसे भी याद रखना है। इस तरीके से चीजों को कवर किया जा रहा है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आपको रिजर्व घोषित किया गया है, रामगढ़ संरक्षण रिजर्व को। तो इस तरीके से क्रेटर के भीतर स्थित पुष्कर जो तालाब परिसर है,
को आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 2017 आर्द्र भूमि के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई। तो यह आर्द्र भूमि है, रामसर साइट के तहत आर्द्र भूमि विषय साइट के तौर पर उपयोग किया गया। आपको संरक्षण भी दिया गया 1972 के एक्ट के तहत। इस तरीके से कुछ चीजों को याद करके जाना है ताकि आप एग्जाम में प्रश्न पूछे तो इसे कवर कर पाए। अब याद रखना है डिफेंस इनोवेशन, जो इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक है, जिसे इसका डायना बोला जा रहा है कि पहल क्या है, तो डायना कार्यक्रम क्या है, इसे याद रखना है। देखिए यह फिनलैंड के एक एक्सेलरेटर गांव जो परीक्षण केंद्र के रूप में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, जो आपको डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक डायना आपको पहल बोर्ड नागरिक और अच्छा दोनों उद्देश्यों के हेतु प्रौद्योगिकी के विकास, नवाचार और व्यवसाय के विकास को यह मिशन फिनलैंड के द्वारा लागू किया गया, स्वीकृति प्रदान की गई, इसे याद रखना है। सभी नाटो देश डायना के सदस्य, इसे याद रखना। नाटो के जो भी सदस्य हैं इसके सदस्य, इस कार्यक्रम के सदस्य। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है नाटो के बारे में। तो नाटो में आपको नए नए सदस्य बने, 32वां सदस्य कौन है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके से याद रखना, डायना एक उत्तरी अटलांटिक संगठन है, जो उत्तरी संधि जो संगठन के द्वारा स्थापित एक संगठन है, जिसमें हम नाटो को बात करते हैं, जिसका उद्देश्य संपूर्ण गठबंधन के दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता को तीव्रता लाना, ताकि हम बेहतर प्रौद्योगिकी को जन्म दे सके, इन सब चीजों को कवर कर सकते, इसे याद रखना है। क्लियर है। अगर हम बात करें नाटो की बात करें तो ध्यान रखना है आपको 7 मार्च 2024 तक स्वीडन शामिल हो गया, फिनलैंड 4 अप्रैल आपको 23 में आपको फिनलैंड शामिल होता है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखना। बाकी जो देश है आपको याद रखना जो शामिल हुए, अभी कुछ देश है जो शामिल नहीं हुए नाटो में, तो वो भी सूची को याद रखना है। क्लियर है। इस तरीके से बात करें, यह 1949 में गठित एक संगठन है जो क्या बात करता है, वाशिंगटन संधि के अनुरूप बात करता है। जो वाशिंगटन संधि बोलता है कि जो यह संधि है, या जो यूरोप के कुछ देश है, वो शीत युद्ध के दौरान एक अंतर संबंध संधि के साथ अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर यह एक संगठन बनाते हैं, जहां पर इस देश पर आपको हमला किया जाएगा, किसी भी सदस्य पर, पूरे देश पर माना जाएगा हमला। इस तरीके से रसिया के प्रतिद्वंदी, जो प्रमुख शीत युद्ध के दौरान प्रमुख एक विरोधी के तौर पर अमेरिका और रूस को देखा जाता था, उसके विरुद्ध लाया गया एक सुरक्षा संगठन था। तो इसे भी याद रखना। बाद के दिनों में और भी इसकी उत्पत्ति होती है। मूल सदस्य को जरूर याद रखिएगा, किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखिएगा। और लास्ट का जो सदस्य बना वो याद रखना है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। 32वां सदस्य बना वर्तमान में 2024 नवंबर 2024 में, वो कौन सा देश है जरूर बताइएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आगे जवाब देते रहिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरनेशनल, जिसे सखी बोला जा रहा है। जो इंटरेक्शन है वो क्या है, सखी क्या है, तो इसे याद रखिएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, उसमें गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के समर्थन के लिए एक स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू जो इंटरेक्शन है, सखी नामक नवीन एप्लीकेशन विकसित की गई है, जिसके माध्यम से क्या होगा, सखी तकनीकी जानकारी तक पहुंच, संचार की सुविधा, श्वास जैसे निगरानी पृथ्वी और ऑन बोर्ड की बात कर ले, हम पृथ्वी और निगरानी ऑन बोर्ड सिस्टम कनेक्टिविटी की बात करें, आहार कार्यक्रम को प्रबंधन करता है, जिसके स्पेस सूट से बंदी यह सखी क्या होगी, सखी होगी। अंतरिक्ष यात्रियों को डेटा पहुंचाने की बात करेगा, लॉन्ग बनाए गए रखने की बात, उसके भलाई के बारे में सूचित करेगा, गगनयान मिशन के लिए सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की बात करेगा, जिसमें इसरो के लक्ष्य से जुड़े मदद करेगा, एक प्रकार का सहयोगात्मक कार्य करेगा यह असिस्टेंट। तो इसे याद रखना है। इसके अतिरिक्त याद रखना है क्या, चीजों को कवर करते चलना है। यह आज के 16 से 31 मार्च में इतना ही न्यूज था, इतना ही कवर करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट की बात करें, अभी आपको 1 से लेकर 15 अप्रैल के भी करंट अफेयर जो करंट इनसाइट है उसे अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा, चीजों को कवर करेंगे। लगातार प्रयास में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, कुछ विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्लास में नहीं ले पा रहा था, पर अब जल्द ही क्लास चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लगातार बने रहिएगा, युक्तियाइज को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते हुए अपने चीज़ों को कवर करिए, ताकि है ना एग्जाम में आप अच्छे रैंक के साथ चीज़ों को कवर करें और आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से अंतिम पायदान पर पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।